गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारी आरोह पुस्तक है इसका जो अगला लेसन है, हम लोग इससे पहले कैमरे में बंद अपाहिज नामक काव्य का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे जो हमारा अगला लेसन है काव्य खंड का सहर्ष स्वीकारा है। पोएम का नाम है सहर्ष स्वीकारा है और इसके रचनाकार हैं, इनके इस कविता के जो रचयिता हैं उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनकी बहुत ही ख्याति है, बहुत ही प्रसिद्धि है। तो आज हम इनके विषय में संक्षिप्त जीवन परिचय का हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जीवन परिचय है, जीवन परिचय का हम लोग संक्षिप्त जीवन परिचय का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध ये आपके जो आरोह की जो सहर्ष स्वीकारा नामक पाठ के कवि हैं और यह आपका जो लेसन है, लेसन का पाठ जो है ये 5 है, 5वां पाठ है। तो आइए हम देखते हैं इनका जन्म मृत्यु, इनकी साहित्यिक रचनाएं, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं, काव्यगत इनकी विशेषताएं कौन सी हैं, इनकी भाषागत विशेषता क्या है। तो हम लोग इनके विषय में संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। आइए देखिए, इनका जन्म जो था वो 13 नवंबर 1917 ईस्वी में श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 11 सितंबर 1964 ईस्वी में 47 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो जीवन था, स्टार्टिंग में तो इनका जीवन बहुत ही अच्छे से गुजरा। इनके जीवन का पूरा जीवन जो था वो बहुत ही ठाट बाट के साथ गुजरा, लेकिन कुछ समय बाद इनका जीवन जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। तो इनके संघर्ष की कहानी, इनके संघर्ष की जो गाथा है वह गाथा इनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवादी काव्यधारा और नई काव्यधारा, नई कविता के जो सेतु के रूप में इनको जाना, सेतु यानी पुल, प्रगतिवादी काव्यधारा से नई कविता की ओर उन्मुख होती हुई इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं वो उस कोटि की रचना में इनकी गणना होती है। तो यह नई कविता के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और जो भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है और यह किस विधा की रचना है। तो यह जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। यद्यपि इनकी जितनी भी गजानन माधव मुक्तिबोध की जितनी भी रचनाएं हैं, आप देखेंगे हर रचना, काफ़ी इनकी रचनाएं जितनी हैं काफ़ी लंबी लंबी रचनाएं हैं। इनकी कोई भी कविता या कहानी, जो भी इन्होंने लेखन कार्य किया, इनकी कोई भी रचना आपको छोटी नहीं मिलेगी। हर रचना, हर कविता इनकी बहुत ही लंबी लंबी कविताएं हैं। और जो सबसे छोटी कविता है जो आपके पुस्तक में दी हुई है, आपके कोर्स में दी हुई है, जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है। और यह सहर्ष स्वीकारा है का संकलन जो है किससे किया गया है? यह भूरी भूरी खाक धूल, यह बड़ी कविता है। इस कविता का एक अंश आपके पाठ्य पुस्तक में दी हुई है जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है। तो चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल, ये दोनों रचनाएं जो हैं ये काव्य संग्रह के रूप में जानी जाती हैं। तो यह गजानन माधव मुक्तिबोध की काव्य रचना है। कविता की कोटि में यानी कविता काव्य विधा की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। आगे देखते हैं हम विपात्र। कहीं कहीं इसको विपात्रा के रूप में आप पुस्तक में कहीं कहीं देखेंगे नेट वगैरह पे, तो कहीं कहीं विपात्रा के रूप में दिया गया। विपात्र, सतह से उठता आदमी। विपात्र यह एक लघु उपन्यास है। विपात्र जो है ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जो लघु उपन्यास है। और यह दूसरा जो है सतह से उठता आदमी,
यह जो इनका है, यह इनका कहानी संग्रह है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आगे हम देखेंगे ये जो आलोचनात्मक इनकी जो रचनाएं हैं, इसमें विधा की, जिस विधा की इन्होंने रचना की है, इसमें आलोचनात्मक विधा की भी बहुत ही अच्छी कोटि की इन्होंने रचनाएं की हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें। तार सप्तक के कवि, तार सप्तक के कवि कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी आपको पता है कि छायावादी युग के जो प्रसिद्ध कवि थे जयशंकर प्रसाद, उनकी रचना है जिसका नाम है कामायनी। तो ये इस पर इन्होंने आलोचना की है, क्या है कि कामायनी एक पुनर्विचार, यह एक आलोचनात्मक लेख है। आगे हम देखिए भारतीय इतिहास और संस्कृति। भारत का इतिहास कैसा है, इसकी संस्कृति कैसी है, इसकी परंपराएं कैसी है, इन सबको ध्यान में रख करके इन्होंने आलोचनात्मक लेख लिखा है। फिर नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इनकी अगली जो आलोचनात्मक कृति है उसका नाम है नए साहित्य और सौंदर्य शास्त्र। कि जो नया साहित्य, मतलब कि जो आदिकाल पहले के साहित्य था हिंदी साहित्य, और आज का जो हिंदी साहित्य है उसका सौंदर्य शास्त्र क्या है, क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है, इस पर इन्होंने अपनी आलोचना व्यक्त की है। यह जो है रचना तार सप्तक के कवि कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह सभी जो है इनकी आलोचनात्मक विधा की रचना है। ये सभी जो इनकी है आलोचनात्मक विधा की रचना है। इनको आप कथाकार की कोटि में केवल नहीं रख सकते, इन्हें आप का जो है एक कवि के रूप में केवल नहीं रह सकते। तो इन हिंदी साहित्य में यह एक अच्छे कवि के रूप में जाने जाते हैं, एक अच्छे कथाकार के रूप में जाने जाते हैं, एक अच्छे उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, और एक जो है सफल पत्रकार के रूप में भी इनकी गणना होती है कि यह एक बहुत ही सफल पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया है, तो एक अच्छे शिक्षक के रूप में भी इनकी गणना होती है। आइए हम इनकी देखते हैं काव्यगत विशेषताएं। इनकी काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी है। पहली बात प्रगतिवादी दृष्टिकोण। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि गजानन माधव मुक्तिबोध जो है यह प्रगतिवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रयोग धर्मिता इनका विशेष गुण है, नए नए प्रयोग करना, नए नए उपमानों को, नए नए उदाहरणों को अपनी कविता में स्थान देना, यह इनकी प्रमुख विशेषता है। तो चूंकि यह प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं, तो प्रयोग धर्मिता इनका विशेष गुण के रूप में जाना जाता है। तो ये इनका जो दृष्टिकोण मतलब सोचने का, लेखन का जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, वह जो है प्रगतिवादी है। नई विचारधाराओं को अपनाना, पाश्चात्य सभ्यता में, आधुनिक सभ्यता में जो भी नई चीजें हैं जो हमको दूसरे उसके अनुरूप ढालने में सक्षम बनाती है, उसको अंगीकार करना इनकी जो है प्रमुख विशेषता रही है। तो जो इनका दृष्टिकोण है वो बहुत ही प्रगतिवादी है। वो जो रूढ़िपंथी विचारधारा है, पुरातन विचारधारा है, उन समस्त पुरातन विचारधाराओं को छोड़ने में वो जो है उनका मत है कि उन सभी चीज़ों को छोड़कर हमें अपने आप में परिवर्तन करने के लिए तैयार रखना चाहिए। तो इनका जो दृष्टिकोण है वह प्रगतिवादी है। अगला आलोचनात्मक लेखन। आलोचनात्मक, इन्होंने कई ऐसी रचनाएं लिखी हैं जिसमें इन्होंने कई प्रमुख रचनाओं की इन्होंने आलोचना की है। आलोचना का कदापि अर्थ ये नहीं होता कि केवल उसकी खामियों को ढूंढना। आलोचना मतलब उसकी कमी को, उसकी अच्छाइयों को, उस पर टिक्का टिप्पणी करना, उस पर अपने विचार अभिव्यक्त करना। तो इन्होंने बहुत सी आलोचनात्मक विधा में भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। आलोचनात्मक लेखन किया है। और साहित्य संबंधी चिंतन। तो साहित्य संबंधी चिंतन में इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, इन्होंने काव्य भी लिखे हैं। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं तो इन्होंने जिसमें अपनी रचनाएं जो है दे करके हिंदी साहित्य को समुन्नत बनाया है। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक जो दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में इनका जो योगदान है वो प्रमुख रूप से जाना जाता है। इनका जो योगदान है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में हम इनके योगदान को ना जोड़ सके। राजनीतिक क्षेत्र में भी इनका प्रमुख वर्चस्व है,
आर्थिक क्षेत्र में भी इनका वर्चस्व है। इसके साथ साथ वह अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को प्रमुख स्थान दिया। कहने का अभिप्राय क्या है, जो भी इन्होंने अपनी कविता हो, कहानी हो या उपन्यास हो, जो कहानी उपन्यास को जिसको इन्होंने विषय बनाया, वह विषय राजनीति से प्रेरित था, कुछ विषय उनका आर्थिक जगत से प्रेरित था, कुछ विषय उनका अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से प्रेरित। इनका जो विषय था, मतलब जो चयन किया इन्होंने विषय के रूप में, टॉपिक के रूप में, तो इन सब विषयों से प्रेरित होकर के स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, समस्याओं को प्रमुख स्थान इन्होंने दिया। इनकी रचनाओं में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की प्रमुखता देखी जाती है। तो यह इस प्रकार इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। तो एक आलोचनात्मक क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है, प्रगतिवादी दृष्टिकोण है, इनका जो विषय है वो राजनीतिक है, आर्थिक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को इन्होंने प्रमुख रूप से स्थान दिया। इनकी जो रचना, सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी ये है कि जो इनकी रचनाएं हैं वो रचनाएं बहुत ही लंबी रचनाएं, जो भी इनकी कविता है, उनकी कविता बहुत ही लंबी कविता है, परंतु उस लंबी कविता में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि अर्थ का अनर्थ हो जाए, या कभी ऐसा नहीं होता कि पाठक जो है, जो पढ़ने वाला है, श्रोता है, ऐसा नहीं है कि उसका भाव ग्रहण नहीं कर पाता। यद्यपि शब्द क्लिष्ट होते हैं, लेकिन क्लिष्ट होने के साथ साथ वो थोड़ा भी अगर साहित्य का ज्ञाता होगा, थोड़ा भी साहित्य में उसकी रुचि होगी, तो आसानी से वो ग्राह्य कर सकेगा। तो इनकी काव्यगत विशेषता जो है इस प्रकार है। अब हम देखेंगे भाषागत विशेषताएं। जो इनकी भाषागत विशेषताएं, हमने सबसे पहले बताया कि इनकी जो कविताएं बहुत ही लंबी कविताएं इन्होंने लिखी है। तो सबसे छोटी कविता जो आपकी है वो सहर्ष स्वीकारा कविता आपके सिलेबस में दी हुई है। भाषागत विशेषताओं में क्या है कि लंबे वाक्यों से युक्त कविता। इनकी जो कविता है, जो वाक्य, वो छोटे छोटे कविता, जैसे हम लोगों ने इससे पहले कविता के बहाने पढ़ा, कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ा, आत्म परिचय पढ़ा, तो उसकी कविता की जो लाइन थी, एक एक लाइन छोटी छोटी थी। तो इनकी जो कविता की लाइन है वो काफी लंबी होती है, कविता की लाइन, पंक्तियां जो होती है वो काफी लंबी होती हैं। इसके साथ साथ इसमें क्लिष्टता मतलब जो उन्होंने शब्दों का चयन किया है, वो शब्दों के चयन जो है बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का इन्होंने चयन किया। इससे यह पता चलता है कि इनका जो शब्द सौष्ठव है, शब्द भंडार है, वो बहुत ही उम्दा या श्रेष्ठ कोटि का है। इन्हें बहुत, ये जो इनकी जो शब्दकोश है, इनकी जो डिक्शनरी है, वो बहुत ही समुन्नत है, परिपक्व है, ढेर सारे शब्दों का उसमें भंडार है। यही कारण है कि उन्होंने जो शब्दों का चयन किया है वो हिंदी साहित्य के जो शुद्ध साहित्यिक शब्द होते हैं, शुद्ध साहित्यिक शब्द में उन्होंने अपने काव्य को महिमा मंडित किया है। तो सबसे पहली बात, उनकी कविता में जो कविता होती है उसमें क्लिष्टता के कविता ही नहीं, हमें चूंकि कविता पढ़ना है इसलिए हम कविता के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहे हैं, लेकिन केवल कविता नहीं, चाहे वो उपन्यास, कोई भी विधा की रचना हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो आलोचनात्मक लेख हो, हर लेख में इनके जो शब्द हैं वो भारी भरकम पूरे शब्द होते हैं, क्लिष्ट शब्द होते हैं। हिंदी साहित्य के जो पूर्ण जो शुद्ध शब्द होते हैं, जो संस्कृत से एज इट इज लिए गए हैं, तत्सम शब्दों का इन्होंने बहुतायत प्रयोग किया है। और जटिलता का समावेश है, क्लिष्ट है तो स्वाभाविक रूप से जटिल है, इतना सहज सरल, जैसे हर कविता में हम क्या पढ़ते हैं कि कविता, इनके द्वारा रचित कविता सरल सहज भावानुकूल कविता, तो इतनी सहजता इनकी कविता में विद्यमान नहीं है। अगर हम एक ड्रॉबैक के रूप में देखें तो हम इनके ड्रॉबैक में यही एक पाएंगे कि इनकी जो कविताएं होती है काफी लंबी होती है और इनके शब्दों का जो चयन होता है काफी क्लिष्ट शब्दों का ये चयन करते हैं। अगला है कल्पनात्मक चित्रों, प्रतीकों, बिंबों का सहारा। तो इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में कल्पनात्मकता का सहारा इन्होंने लिया है। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं हमारे सामने एक काल्पनिक दुनिया, हमारे आंखों के सामने एक काल्पनिक दुनिया जो है वो प्रस्तुत करती हैं। तो उस काल्पनिक दुनिया को प्रस्तुत करने के लिए नए नए उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, नए नए प्रतीक चिन्ह प्रस्तुत किए जाते हैं, नए नए बिंबों का, जैसे हम लोगों ने इससे पहले पतंग नामक कविता पढ़ी जिसमें श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब और स्पर्श बिंब पढ़ा। और प्रतीक के तौर पे आप कह सकते हैं, जैसे हम लोगों ने जैसे पहले हम लोगों ने लेसन पढ़ा पहलवान की झोला,
पहलवान की ढोलक में एक दृश्य आता है जब लेखक कहते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरी तरफ अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है, और ऐसे समय में आकाश का कोई जगमगाता तारा अगर टूट के नीचे उस गांव वालों को थोड़ी सी उजाला देने का प्रयास भी करता है, तो नीचे आते आते उसका जो उजाला है वो समाप्त हो जाता है, और उसकी असफलता पर जो आकाश में और जो तारे रहते हैं उसकी असफलता पर मजाक उड़ाते हैं। तो यह प्रतीक रूप में है। आकाश मंडल के जो तारे हैं और सभी तारे क्या हैं, वो राज सत्ता के प्रतीक हैं। वह ये बताते हैं कि हम जो राजा है, जो शासन है, वो किसके हाथ में है। तो अगर उन्हीं राजसत्ता का कोई व्यक्ति यानी जो भावुक तारा है, जो गांव वालों के लोगों के दुखों को देख करके द्रवित हो गया, दुखित हो गया, वो व्यक्ति नीचे आना चाहता है, तो वह प्रयास करना चाहता है, तो अगर असफल हो जाता है तो जो राजसत्ता के या फिर जो सत्तारूढ़ पार्टी है या जो अपने उस पे सफल है अपने जीवन में, वह दूसरे व्यक्ति की असफलता का मजाक उड़ाता है। तो इस प्रकार जो है आसान शब्दों में हम कहें कि समाज के दृश्यों को उन्होंने उदाहरण के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया कि क्या है, जो सत्तारूढ़ लोग हैं वो तो दूसरे की हेल्प करते नहीं है, सहायता करते नहीं है। अगर कोई करना भी चाहता है किसी की सहायता, तो अगर किसी कारण असफल हो जाता है तो लोग तरह तरह के व्यंग्योक्ति करते हैं, तरह तरह का मजाक उड़ाते हैं। तो इस प्रकार हमारे सामने एक प्रतीक के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से हमारे सामने एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करने का जो कार्य वो गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा किया जाता है। तो अगर हम इन शॉर्ट कहें तो हम कहेंगे कि गजानन माधव मुक्ति बोध जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक सफल कवि, एक सफल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। यह एक प्रगतिवादी काव्यधारा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा में इनकी विशेष जो है दिलचस्पी रही है और इस कोटि के कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपकी पुस्तक में दी हुई है, तो आप इसको देखेंगे तो आपका स्पष्ट हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि ये जो इनकी कृतियां हैं वो आलोचनात्मक लेखन के साथ साथ साहित्य संबंधी चिंतन में हमेशा सक्रिय रहे हैं। तो इन साहित्य के क्षेत्र में भी इनका जो इनका योगदान है, अभूतपूर्व योगदान है। इनके योगदान को हम कहीं भी काट नहीं सकते। प्रतीक, इन्होंने तरह तरह के प्रतीकों का किया है। नया क्लिष्ट शब्दों का चयन के साथ साथ इन्होंने कविता को नयापन, एक नया लुक, एक नया स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात, इनके द्वारा जो सहर्ष स्वीकारा है कविता है, यह कविता क्या है कि एक भावनात्मक कविता भी है और विचारात्मक कविता भी है। भावनात्मक मतलब कि हम इस कविता को पढ़ने के बाद उस घटना से या उस विषय से कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ते हैं भावनात्मक रूप से। और विचारात्मक का अभिप्राय क्या है, उस कविता को पढ़ने के बाद हम तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं। हमने क्या बताया कि इन्होंने हिंदी साहित्य संबंधी चिंतन कि हमें भगवान ने विवेक दिया है, हमें भगवान ने बुद्धि दी है, तो हम अलग कर सके क्या सही है क्या गलत। हमारी आंखों के सामने दोनों दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं। हर व्यक्ति हमें अपना पक्ष दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन कवि हमें बताते हैं कि हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, तो हम इसको जो है तर्क कर सके, आलोचना कर सके, चिंतन कर सके, तर्क कर सके, क्या सही है क्या गलत है। तो इस प्रकार इनकी कविता जो है एक नयापन लिए हुए है। तो यह इनकी कविता की विशेषता है। अब हम जब हमारी जो अगली क्लास होगी उस क्लास में हम लोग सहर्ष स्वीकारा है कविता का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, सहर्ष स्वीकारा है, तो एक तो होता है स्वीकारना कि मन हो या ना हो वो स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन एक होता है सहर्ष स्वीकारना। सहर्ष माने खुशी खुशी, जो भी चाहे वो परिस्थितियां हमारे लिए अच्छी परिस्थिति हो या हमारे लिए बुरी परिस्थिति हो, हमारे जीवन में वो परिस्थितियां उल्लासपूर्ण हो या कष्टदायक हो, लेकिन हर परिस्थिति को व्यक्ति को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि खुशी खुशी स्वीकार करने से उस जो दुख होता है वो दुख कम हो जाता है और प्रसन्नता जो होती है वो दुगुनी हो जाती है।
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने सहज स्वीकारः नामक कविता का अध्ययन करेंगे। तो आप जो है होमवर्क के रूप में आप सभी लोग जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जो जीवन परिचय आपके पुस्तक में दिया हुआ है उसको लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ेंगे और उनकी जीवनी को कॉपी में लिख करके, सुंदर अक्षरों में कॉपी में लिख करके उसको याद करेंगे। यद्यपि जीवन परिचय और जो जीवन परिचय है वो आपके एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे काबिलियत विशेषताएं हैं, यह प्रमुख है, ये आपको आना चाहिए। ये आएगा तभी आप भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखने में सक्षम होंगे। भाषागत विशेषता आपको आनी चाहिए कि किस प्रकार के शब्दों का इन्होंने चयन किया। इसके साथ साथ रचनाएं आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी रचना है, क्योंकि रचना पे आधारित हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको तैयार करना पड़ेगा। और जीवन परिचय तो ये आपके कोर्स में दिया हुआ है, तो इनका जीवन परिचय आप कॉपी में लिख करके तैयार कर लेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।